ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्नर्स थ्योरी। देखिए, एल्फ्रेड वर्नर वो पहला केमिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होने वाली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उसका पहला अटेम्प्ट था ये। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने बॉन्डिंग को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो कुछ पुरानी थ्योरीज के ड्रॉबैक्स थे उनको बार बार इम्प्रूव किया गया, पर दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये जो थ्योरी वर्नर ने दी थी, ये बेसिकली दो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए थी। पहला क्वेश्चन था व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टू गिव सेवरल न्यू कंपाउंड्स। जैसे कार्नेलाइट हमने बनाया था KCl.MgCl2.6H2O, तो उसमें KCl भी स्टेबल है, MgCl2 भी स्टेबल है, तो ये क्यों कंबाइन कर रहे हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए? तो दो स्टेबल कंपाउंड ज्वाइन ही क्यों करते हैं? सेकंड, अगर कर भी लेते हैं तो उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? जैसे कि KCl का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। ठीक है, MgCl2 का भी अपना अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा, वाटर का भी अगर आइस में देखेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। पर ये जो कंपाउंड है कार्नेलाइट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए उसने थ्योरी प्रपोज की। तो द पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी आर, उसने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए? तो मेन उसका पॉस्टुलेट यही था कि जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। तो वैलेंसी तो आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। पर अब तक हमारे पास कोई दो तरह की वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आयनिक में हम देखते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम देख रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। पर यहां पर उसने एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट मोस्ट एलिमेंट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, आपको साथ के साथ नोट भी करना है। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज कौन सी? एक को उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को क्या कहा होगा? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये दो टाइप की वैलेंसी वर्नर ने कहा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास होती हैं। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या क्या होता। तो जब भी आपसे पॉस्टुलेट्स पूछे जाएं, आपको यही डिटेल लिख देनी है। ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तब भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली दोनों में डिफरेंस ही समझेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी को देखो, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम और आयन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही प्राइमरी वैलेंसी है। जैसे मैं लिख दूं कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, या Fe3 पॉजिटिव, या कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज 2, Fe3 पॉजिटिव की है 3, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की है 2। तो मतलब जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इनके ऊपर चार्ज है वही इनकी प्राइमरी वैलेंसी भी है। तो अगर क्रोमियम +3 लिखेंगे तो उसका 3 हो जाएगा। अब अगर आप में से किसी को ये ख्याल आ रहा है कि सर कुछ एलिमेंट्स तो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव भी बनाता है, 3 पॉजिटिव भी बनाता है, क्रोमियम भी +3 में भी होता है, +6 में भी होता है, तो ठीक है। जब आपका क्रोमियम +3 में है, जैसे कि मान लीजिए क्रोमियम आपका है CrCl3 में, तो यहां पर ये +3 में है, तो इस टाइम इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 होगी। पर अगर ये किसी और फॉर्म में है, वहां पर ये +6 में है, तो उस कंपाउंड में इसकी प्राइमरी वैलेंसी +6 होगी। तो ये नहीं बोल रहा मैं कि एक एलिमेंट की प्राइमरी वैलेंसी फिक्स है। हाँ, एक स्ट्रक्चर में तो फिक्स है ना, एक स्ट्रक्चर में तो नहीं होगा ऐसा कि क्रोमियम 3 भी है और 6 भी है। ठीक है,
तो एक स्ट्रक्चर में, एक कंपाउंड में उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो फिक्स होगी। जैसे यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है, हो सकता है किसी कंपाउंड में ये 2 पॉजिटिव हो, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी फिर +2 या 2 होगी। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल, मतलब उसको प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, या आयनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी। तो ये तो आपको लाइन समझ आ गई होगी कि प्रिंसिपल बोलते हैं, चलिए ठीक है। आयनाइजेबल क्योंकि ये आयंस पे जो चार्ज है उससे पता चलती है, और आयनिक वैलेंसी क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब है ये आयन है, ठीक है। तो आयन पे जो चार्ज होता है उससे हमें जो पता चलती है, इसीलिए इसको आयनिक वैलेंसी बोलते हैं। तो इसके थ्रू जो बॉन्डिंग होंगी वो आयनिक होंगी नेचर में। देन इट्स सेटिस्फाइड बाय एनायंस। अब कॉपर 2 पॉजिटिव पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज को अगर बैलेंस करना हो, सेटिस्फाई करना हो, तो आप क्या दोगे उसको? एनायन। 2 नेगेटिव चार्ज दोगे। Fe3 पॉजिटिव को बैलेंस करना हो तो 3 नेगेटिव चार्ज दोगे। मतलब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किससे किया जाता है? एनायंस के थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी मेटल, एटम और आयन के ऊपर होती है, और मेटल्स आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। बहुत रेयर केस होता है जब मेटल्स गेन करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, उसको बैलेंस करना एनायन से ही पड़ता है। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस एंड दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। देखो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या हुआ? अगर आपको मैं कहूं कि ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, एनायन को मैं चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, किसी भी डायरेक्शन में रखूं, अट्रैक्ट तो कर लेगा ना ये। तो मतलब कैटायन और एनायन की जो अट्रैक्शन है वो ये नहीं डिपेंड करती कि उनको एक दूसरे के सामने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है या नहीं रखा, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बराबर है तो आपने पढ़ा है कि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होती हैं दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, R पे, किस डायरेक्शन में रखा है, सामने रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, पीछे रखा है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वैलेंसी है दे आर नॉन डायरेक्शनल, कि किस डायरेक्शन में है कैटायन के आसपास एनायन, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो नॉन डायरेक्शन होती हैं क्योंकि ये आयनिक होती हैं। और आयनिक बॉन्ड्स भी आपको याद होगा कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि 2 आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो उनके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो प्राइमरी वैलेंसी क्लियर है। अब देखिए सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इट्स ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नई चीज है आपके लिए, ठीक है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी अगर 4 है तो मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है। एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। फिक्स फॉर अ मेटल, ठीक है। हाँ, कुछ के लिए थोड़ी सी वेरिएबल भी होती है, मतलब एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कुछ शो करते हैं। देन इट्स नॉन आयनाइजेबल, मतलब इसको आयनाइज नहीं कर सकते, मतलब वो आयन अलग नहीं होंगे, ठीक है। एंड हेंस डायरेक्शनल इन नेचर। तो इसको समझने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं कि पहला आपने NaCl को पानी में डाला, ठीक है। दूसरा आपने CCl4 को पानी में डाला। किसके आयंस मिलेंगे और किसके नहीं मिलेंगे, और क्यों मिलेंगे और क्यों नहीं मिलेंगे, ये
बताओ मुझे अभी सोच के, ठीक है, कि क्या होगा, किसके आयंस बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे और क्यों नहीं बनेंगे। तो इस पे तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर NaCl पानी में जाके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आयनिक बॉन्डिंग है तो आयंस अलग हो जाते हैं। पर CCl4 में कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग डायरेक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है। अब मैं बोल दूं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ और एक ये हुआ, अब ये तभी ओवरलैप कर रहे हैं ना जब आमने सामने रखे हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कि नहीं, दूसरे ऑर्बिटल को मैं कैसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, वाई में भी नहीं, किसी अलग ही एंगल पे, तो क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये बेसिकली डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड होती है, इसलिए नॉन आयनाइजेबल भी है, आयंस इसके नहीं बनते। तो आई गेस इतना आपको क्लियर होगा अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद करने हैं और धीरे धीरे आपको समझ भी आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट चीज, अगर सेटिस्फाइड करने की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी पे तो पॉजिटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती थी, पर ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कैसी है, ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती है। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ नहीं है कि ये नेगेटिव से ही सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो आप बोलते हो इट्स सेटिस्फाइड बाय आइदर एनायंस, मतलब एनायंस के थ्रू भी सेटिस्फाई हो सकती है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब चाहे एनायन लगा लो, न्यूट्रल लगा लो, करना क्या है सेटिस्फाई, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने चाहिए, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर न्यूट्रल भी हो सकता है कोई, और कोई नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और इवन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर रहेगा। पहला पॉइंट, इट्स ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम Cn लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ फिक्स फॉर अ मेटल, कुछ के लिए थोड़ा वेरिएबल भी है। देन इट इज़ नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि आयनिक नहीं है, इसीलिए डायरेक्शनल भी है, और सेटिस्फाइड बाय आइदर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं और उनको कहा जाता है लिगेंड्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स कि वर्नर ने क्या क्या प्रपोज किया था अपनी थ्योरी में। अब नेक्स्ट कि उसने ये जो प्रपोज किया ये किस बेस पे किया, कैसे, ठीक है। तो वो हम इस क्वेश्चन को देख के समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है। फॉर्मूला मोल्स ऑफ AgCl, Cn इज कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी, ये दोनों हमें यहां पर लिखने हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, पहली चीज CuCl3.6NH3 में एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि 3 AgCl मिलते हैं। मतलब आपके पास एक बीकर था, आपने उसमें क्या रखा, CuCl3.6NH3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाला, और साथ में उसमें Ag पॉजिटिव आयन डाल दिया, मतलब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, जिससे कि सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन थे। अब Ag पॉजिटिव आयन को जैसे ही Cl नेगेटिव मिले, ये कंबाइन करके AgCl बनाते हैं, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट से हमें पता चलता है कि AgCl बन गया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा धीरे धीरे कि इस पहले स्ट्रक्चर में 3 मोल AgCl बन रहा है, एक के लिए, 1 मोल के लिए। CuCl3.5NH3 में 2 मोल बनते हैं, .4NH3 में 1 मोल बनता है, ठीक है। फिर PdCl2, तो अगर इन तीनों को देखें तो तीनों में कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन है। हाँ, अमोनिया बदल रहा है, पहले 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ। अब इसका क्या रीज़न है, तो देखो, इतना तो क्लियर हो गया ना कि AgCl कैसे बनेगा Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होके। दूसरी बात आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है या जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर जो होते हैं वो आयनाइज नहीं होते। मतलब अगर 3 AgCl बन रहे हैं तो मतलब तीनों Cl नेगेटिव बाहर थे,
तो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा होगा, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया कनेक्टेड थे और तीनों क्लोरीन बाहर थे। तो क्योंकि जब इसको पानी में डाला तो कॉम्प्लेक्स वाला जो था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला वो तो एज इट इज रहा, 3 Cl नेगेटिव आयंस बन के बाहर चले गए, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 3 Cl नेगेटिव 3 Ag पॉजिटिव से कंबाइन करके 3 AgCl बना गए। तो मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसा था पहले केस में, ठीक है, इतना समझ आएगा आपको। सेकेंडली दूसरे में 2 ही AgCl बने, मतलब 2 ही क्लोरीन बाहर थे, तो दूसरे का फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सोच के बताओ कि दूसरे के फॉर्मूले को कैसे लिखोगे। देखो अमोनिया तो अंदर रहेंगे 5 के 5 और 2 क्लोरीन बाहर रखने, तो 1 क्लोरीन अंदर रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा, ये दो जो बाहर वाले हैं काउंटर आयन हैं, ये आयन बन के बाहर निकल जाएंगे पानी में और AgCl बना देंगे। तीसरे वाले में तो एक ही बन रहा है, मतलब तीसरे वाले का स्ट्रक्चर होगा CONH3 अंदर 2 होंगे और बाहर 1 होगा। ये डिफरेंस था इनमें। अब इनमें गौर करने वाली चीज क्या है कि क्लोरीन तो अंदर बाहर हो रहे हैं, पर कोबाल्ट के साथ एक समय में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? देखो 6 अमोनिया है, 6 बॉन्ड बने, तो मतलब मेटल के साथ डायरेक्टली कितने अटैच्ड हैं? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी लगे होते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। तो यहां पर अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर रहा है, यहां पर 6 लिगेंड्स लगे हैं अमोनिया। अब तो कोबाल्ट के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6 बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहां पर आप देखो 5 अमोनिया लगे हैं, 1 क्लोरीन, तो मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6 है। यहां पर 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। और प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाँ, 3 क्लोरीन पे 3 नेगेटिव होगा, उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव, इस वाले पे, इस पे भी 3 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहां पे टोटल 3 क्लोरीन है। अब ये मत बोलना कि सर ये अंदर वाला क्लोरीन बाहर वाला क्लोरीन, जब चार्ज बैलेंस करना है तो ब्रैकेट भूल जाओ। अमोनिया पे 0 चार्ज, 3 क्लोरीन पे 3 नेगेटिव, तो कोबाल्ट पे बैलेंस करने के लिए 3 पॉजिटिव, इस कोबाल्ट पे भी 3 पॉजिटिव, तो मतलब इन तीनों का प्राइमरी वैलेंसी तो +3 ही होगी। तो आई गेस इतना क्लियर है, ठीक है। इसको आप रफ में अलग से नोट कर सकते हो अगर करना है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब इसको हटा के हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले वाले स्ट्रक्चर में 3 AgCl बनने थे, तो तीनों क्लोरीन बाहर थी, 6 अमोनिया अंदर थे, तो जो अंदर थे वही होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। दूसरे वाले में 2 क्लोरीन बाहर थी, तो 1 क्लोरीन अंदर और 5 अमोनिया अंदर, मिला के हुए 6। तीसरे में 1 क्लोरीन बाहर है, तो 2 क्लोरीन अंदर और 4 अमोनिया अंदर, फिर से 6। तो मतलब तीनों में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वो फिक्स है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। पैलेडियम के लिए देखो PdCl2.4NH3, 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब दोनों क्लोरीन बाहर थे, तो 4 अमोनिया थे अंदर ब्रैकेट्स के, तो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो पैलेडियम पे बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव, तो प्राइमरी वैलेंसी 2, ठीक है। निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, इन तीनों के लिए अभी आप लिखो, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपने ठीक किया या गलत किया है। ओके, ट्राई कर लिया सबने। अब निकल पे भी यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2, 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब दोनों क्लोरीन बाहर थे, 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेकंड में कोई AgCl नहीं बना, मतलब चारों के चारों Cl अंदर थे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये आपने चलो अब तक पढ़ा नहीं है। ये ऐसे बनता है H2PtCl6,
तो यहाँ प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज है क्योंकि HCl अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 4 क्लोरीन पे 4 नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पे 4 पॉजिटिव, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसको थोड़ा चलो एक्सेप्शन मान के या थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर मान के नोट कर लो। नेक्स्ट में अमोनिया पे 0 चार्ज, 2 Cl पे -2, बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पे +2, और 2 अमोनिया अंदर होंगे, दोनों क्लोरीन भी अंदर होंगे क्योंकि AgCl बिल्कुल नहीं बन रहा, तो इसका 4। तो मतलब प्लेटिनम 4 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यही इस तरह के एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड वर्नर ने किए थे कि सेम ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूलाज हैं, अंदर वाले को बाहर कर दो, बाहर वाले को अंदर ले आओ, उससे उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, ओके। क्यों आता है और वो क्या होते हैं कंपाउंड, वो हम पढ़ेंगे इसके आइसोमर्स में। अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो हमने पहले पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एटम और आयन, अब तो आपने इतना पढ़ लिया तो आपको पता लग गया होगा। तो क्या होता है, इट इज द एटम और आयन, ठीक है। मतलब एटम भी हो सकता है न्यूट्रल, या आयन भी हो सकता है, टू विच, जिसके साथ अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स, अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स जुड़े हों या ग्रुप्स जुड़े हों, ठीक है, आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल arrangement, in a definite geometrical arrangement around it। ओके, मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एटम या आयन जिसके साथ मान लीजिए M, ठीक है, Mn पॉजिटिव, जिसके साथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स, आयन्स भी जुड़े हो सकते हैं, ग्रुप्स भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। आयन्स का मतलब है कि Cl नेगेटिव जुड़ा हो, या मान लीजिए OH नेगेटिव जुड़ा हो, या ग्रुप्स हैं H2O है, NH3 है, और बड़े ग्रुप्स हैं। तो आयन्स भी जुड़े हो सकते हैं और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो जुड़े हैं पर कैसे, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, कि मतलब उनकी पोजीशन एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बना रही है। जैसे 6 जुड़े होंगे तो इस अरेंजमेंट में होंगे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अगर 4 जुड़े होंगे तो 4 ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब एक प्लेन में, और टेट्राहेड्रल की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कैसे भी करके लगा दो, ठीक है। तो 4 जुड़ेंगे तो क्या टेट्राहेड्रल में जुड़े या स्क्वायर प्लेनर में, 2 ऑप्शन होंगी। 6 होंगे तो जनरली वो ऑक्टाहेड्रल में होंगे, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में होंगे। तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। तो उस एटम को, बीच वाले एटम को, जो सेंट्रल एटम होता है उसको बोलते हैं, मतलब जो बीच में होता है ऑब्वियसली उसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो ये जनरली D या F ब्लॉक का मेटल होता है जनरली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड्स। तो अभी हमने पढ़ा है लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो आप बोलते हो द आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, साथ साथ में लिखना भी आपको, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हो या एंटिटी भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिगेंड्स दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि लिगेंड्स आर अटैच्ड, किसके साथ अटैच होते हैं, टू सेंट्रल एटम और आयन
थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो याद होगा आपको, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जिनमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये मेटल है आपका N पॉजिटिव, ये लिगेंड है, तो लिगेंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ये डोनेट करता है, तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो लिगेंड वो है जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कम से कम एक लोन पेयर। ठीक है, तो क्योंकि पूरी की पूरी डोनेशन लिगेंड की तरफ से आ रही है, तो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। अब लिगेंड्स काफ़ी वैरायटी के होते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी पहले मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। ठीक है, अब मोनोडेंटेट वो होते हैं जो सिर्फ एक डोनर एटम के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, या चलिए इसको छोड़ के पहले आपको मैं एग्जांपल ही दे देता हूं कि लिगेंड्स के। अब मान लो मैं NH3 लिखता हूं, H2O है, फिर NH2 CH2 CH2 NH2 है, OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस। ठीक है, और CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। अब मुझे ये बताओ NH3 में किसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए? ये सारे के सारे लिगेंड्स हैं, क्योंकि इन सभी के पास लोन पेयर हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, NH3 में किसके पास है लोन पेयर? NH3 का लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन को कहेंगे डोनर एटम। लिगेंड तो ये पूरा है, पर इस लिगेंड में डोनेट करता कौन है? नाइट्रोजन, तो ये डोनर एटम है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, पर एट अ टाइम एक ही बॉन्ड बना पाएगा ना, तो ऑक्सीजन हुआ डोनर एटम। इस इथाइलिन डायमीन में, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 NH2 ग्रुप हैं, दोनों के पास है, तो डोनर एटम इसमें एक ये हुआ, एक ये हुआ। OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डोनर एटम हुआ। Cl नेगेटिव में तो एक ही एटम है, यहां पर भी एक ही एटम है, और यहां पे ये दोनों है डोनेट करने के लिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला डोनेट नहीं करता, तो ये वो डोनर एटम्स। अब ये देखो कि NH3 में तो एक ही लोन पेयर है, वही डोनेट किया जा सकता है। H2O में भी, या बोलो कि एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन, उसी के थ्रू बॉन्ड बनेगा। पर इस स्ट्रक्चर में कितने डोनर एटम है? 2 है ना, तो मतलब सोचो कि ऐसे ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और ये नाइट्रोजन यहां से डोनेट करता है, ये नाइट्रोजन यहां से डोनेट करता है मेटल को, तो दोनों डोनेट कर सकते हैं ना अपना अपना पेयर। ठीक है, तो 2 डोनर एटम है और दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, मतलब एट अ टाइम ये लिगेंड 2 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे को बोलते हैं बाइडेंटेट। जो सिर्फ एक ही बना सकता हो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। जो 3 बना सकता हो एट अ टाइम, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो डेंटेट वर्ड आया डेंटिसिटी से। किससे आया? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब उसकी एबिलिटी कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है साइमल्टेनियसली। 1 बनाएगा तो डेंटिसिटी 1 है, 2 बनाएगा तो डेंटिसिटी 2 है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स को क्लासिफाई हम करते हैं कि मोनोडेंटेट जो सिर्फ एक ही डोनर एटम रखते हैं और उसके थ्रू बॉन्ड बना सकते हैं, बाइडेंटेट जो 2 के थ्रू साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाते हैं, ट्राई जो 3 के थ्रू साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसकी डिटेल क्लासिफिकेशन और सभी के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके।